हेलो फ्रेंड्स। 1950 में एक केस लड़ा गया। इस केस का नाम था रमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। इसमें रमेश थापर जो थे वो पिटिशनर थे जिन्होंने पिटिशन दाखिल किया था, और स्टेट ऑफ मद्रास इसके रेस्पोंडेंट थे जो रेस्पॉन्ड कर रहे थे रमेश थापर के आर्गुमेंट्स पे। दोनों पक्षों में आपस में आर्गुमेंट चल रहा था। ये केस लड़ा गया सुप्रीम कोर्ट में। सन था 1950। उस समय आपको पता ही था, आज़ादी मिले हमको मुश्किल से 3 साल हुए होंगे, और उस समय ये केस लड़ा गया सुप्रीम कोर्ट में। तो ये कितनी मतलब इंपॉर्टेंस रखता है आपको समझ में आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम ये बताएं आपको डिटेल में इस केस के बारे में, हम आपको पहले एक बात बता देना चाहते हैं अपने नए प्लेलिस्ट के बारे में। हम एक नया प्लेलिस्ट लेके आ रहे हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। इस प्लेलिस्ट का नाम है इंपॉर्टेंट जजमेंट्स। इसमें हम आपको वो सारे इंपॉर्टेंट जजमेंट्स के नाम बताएंगे जो कि सुप्रीम कोर्ट में लड़े गए, और सुप्रीम कोर्ट में लड़ने के कारण इनका महत्व काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि ये आपके यूपीएससी और यूपीपीसीएस और स्टेट गवर्नमेंट्स के एग्ज़ाम में, और बाकी के जो स्टेट गवर्नमेंट्स के एग्ज़ाम होते हैं उसमें कहीं ना कहीं छोटे मोटे रेफरेंस में ये आ सकते हैं। और अगर हम बात करें मेंस में, जहाँ पे सब्जेक्टिव पेपर होता है, जैसे यूपी पीसीएस हुआ या पंजाब पीसीएस हुआ या पीसीएस किसी भी स्टेट का हुआ, क्योंकि नेशनल लेवल पे सुप्रीम कोर्ट में लड़ा जा रहा है केस। और खासतौर पे यूपीएससी की बात करें तो मेंस में और उसके इंटरव्यू सेक्शन में भी आप अगर जजमेंट्स को अच्छे से, हमारे सारे वीडियोस को देखेंगे इस प्लेलिस्ट के, तो आप अपने आंसर्स को इंप्रूव कर सकते हैं, अपने आंसर्स में सुधार ला सकते हैं, आप केसेस का रेफरेंस दे सकते हैं अपने इंटरव्यू में, क्योंकि तरह तरह के क्वेश्चन अक्सर इंटरव्यू बोर्ड के द्वारा पूछे जाते हैं। तो इसीलिए हमने सोचा कि एक इस तरह की प्लेलिस्ट लाई जाए। एकदम नए तरह की प्लेलिस्ट है। इस पर अभी तक मैंने ज़्यादा लोगों को देखा नहीं था कि इस पर वीडियो बना रहे हैं, तो हमें लगा कि इस पर हमें काम करना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो इससे पहले कि हम ये शुरू करें, रमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950 में ये केस लड़ा गया। देखिए इसका मतलब क्या है, पहले आपको एक मतलब समझाते हैं। देखिए रमेश थापर जो थे वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, मतलब जो इसके रिस्पोंडेंट थे, इसका मतलब यह है कि रमेश थापर एक पार्टी हुई और स्टेट ऑफ मद्रास दूसरी पार्टी हुई। देखिए मान लीजिए अब ये वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास की जगह रमेश थापर वर्सेस कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन का नाम भी रखा जा सकता था, लेकिन यहाँ पे नहीं रखा गया, यहाँ पे रखा गया स्टेट ऑफ मद्रास। इसका मतलब क्या है, देखिए अगर किसी स्टेट में कोई लॉ फॉलो होता है या लागू होता है, कोई एक्ट लागू होता है, और उसमें अगर किसी इंडिविजुअल को लगता है कि मेरा कुछ पर्टिकुलर नुकसान हुआ है या जिसका नुकसान हो रहा है, वो एक पिटीशन दाखिल कर सकता है अलग अलग जगहों पे। अगर लेकिन सुप्रीम कोर्ट में नहीं, वो हाई कोर्ट में ज़्यादातर मतलब पिटीशन अपने दाखिल कर सकता है। लेकिन इसमें क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने दाखिल किया, क्योंकि देखिए अगर राइट्स की बात होती है, अगर लोगों के राइट्स अधिकारों की बात होती है, तो सुप्रीम कोर्ट में आप डायरेक्ट केस अपील कर सकते हैं। तो इसी का फायदा उठा के रमेश थापर ने अपने केस को दाखिल किया। ये वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास इसलिए, इस पूरे वर्ड का मतलब ये है कि दो पक्षों में आर्गुमेंट होगा कि स्टेट ऑफ मद्रास, क्योंकि स्टेट ऑफ मद्रास ने कोई ऐसा एक्ट लागू किया होगा जिससे रमेश थापर को नुकसान हुआ होगा। तो इसीलिए रमेश थापर ने क्या किया कि उस पर केस किया, और केस किया डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में। देखिए इस पर क्या क्या मैटर उठा और इसका बैकग्राउंड क्या क्या है, हम आपको मतलब शुरू से समझाते हैं। देखिए पहले इसके बैकग्राउंड से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए रमेश थापर कौन थे, पहले हम इसके बारे में जानते हैं। रमेश थापर एक प्रिंटर थे, पब्लिशर थे और एडिटर थे। मतलब प्रिंटर जो प्रिंट करते थे, पब्लिश करते थे, और एडिटर थे वीकली जनरल, जिसको कहते थे क्रॉस रोड। इनका क्रॉस रोड एक वीकली जनरल था। जनरल का मतलब कि कोई एक पर्टिकुलर कोई आर्टिकल, जैसे आप कोई भी एक न्यूज़पेपर में आप कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन को पढ़ते हैं, जैसे एडिटोरियल हुआ, तो उस तरह का एक जनरल इनका एक अपना आता था क्रॉस रोड के नाम से। और वो आता था बॉम्बे में, बॉम्बे में पब्लिश करते थे इंग्लिश लैंग्वेज में। तो ये उसके पब्लिशर थे, और प्रिंटर भी थे और एडिटर भी थे उस पर्टिकुलर जनरल के। तो हुआ क्या कि गवर्नमेंट ऑफ जो मद्रास की गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट ऑफ मद्रास, उसने एक ऑर्डर मतलब दिया 1 मार्च 1950 को। 1 मार्च 1950 को उन्होंने एक ऑर्डर दिया जिसमें इशू किया गया किस एक्ट के अंतर्गत, मद्रास मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एक्ट 1949 के अंतर्गत। मद्रास मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एक्ट 1949 में इन्होंने क्या किया कि एक बैन लगा दिया इनके एंट्री और सर्कुलेशन पे, किसके, क्रॉस रोड जनरल के, कि स्टेट में मतलब बॉम्बे में जो इनका जो वीकली जनरल चल रहा था, हर वीकली, जो इनका वीकली जनरल का मतलब कि हर वीक में एक बार ये प्रकाशित होता था, तो वो उस पर उस तरह का इन्होंने बैन लगा दिया। क्यों, आखिर बैन क्यों लगाया? क्योंकि इनका कहना था कि ये जो है पब्लिश जो करते हैं अपने जनरल में, ये काफ़ी
क्रिटिकल पॉइंट्स लिखते हैं, काफ़ी मतलब क्रिटिसाइज करते हैं गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट की छवि को भी खराब करते हैं। उस समय की हमारी गवर्नमेंट कांग्रेस थी, तो कांग्रेस की ने के मतलब कांग्रेस की छवि को ये खराब करने की कोशिश कर रहे हैं मद्रास के अंदर, इसीलिए इन्होंने जो है ये नियम लागू किया। अब देखिए इसमें हुआ क्या कि इसमें ऑर्डर में क्या क्या पब्लिक सेफ्टी की बात की गई और मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर की बात की गई। मतलब इसका मतलब ये था कि इनके जनरल से कहीं ना कहीं पब्लिक की सेफ्टी पर नुकसान पहुंच सकता है, कहीं कोई पक्ष ऐसा है जो भड़क सकता है और देश में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, उस पर्टिकुलर या स्टेट में उस अराजकता की स्थिति पहुंच सकती है जहां जहां ये इंफॉर्मेशन लीक होगी, चाहे स्टेट लेवल पे हो चाहे वो नेशनल लेवल पे हो। तो इसीलिए इन्होंने इस पर बैन लगा दिया। अब देखिए हुआ क्या कि ऑर्डर में कहा गया कि देखिए जो पावर है, अब देखिए स्पेसिफिक टर्म्स का इसमें कोई ना कोई सेक्शन और इसमें मद्रास ने मतलब अपने आर्गुमेंट्स में इसमें कोई ना कोई बात तो अपनी रखेंगे। तो इन्होंने जो अपनी बात रखी वो ये रखा कि ये ऑर्डर जो है ये एक्सरसाइज जो पावर को जिस तरह से एक्सरसाइज किया जाता है वो दिया गया सेक्शन 9(1)(a) में 9(1)(a) में ऑफ मद्रास मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एक्ट 1945, मद्रास एक्ट 23 ऑफ 1949। ये देखिए लीगल टर्म्स है, ये लीगल टर्म्स है, इसका आपका ज़्यादा यूज़ नहीं है, लेकिन अगर कभी केसेस से रिलेटेड कोई बात उठती है किसी एग्ज़ाम में, किसी मेंस के एग्ज़ाम में या किसी और एग्ज़ाम में, तो आप अगर इसका रेफरेंस देते हैं इस केस का, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ पॉइंट्स तो ज़्यादा मिल सकते हैं दूसरों से। तो यहाँ पे ये बात उठती है कि इसमें क्या किया गया कि इसमें जो मद्रास के गवर्नर थे उन्होंने क्या कहा कि ये जो है उन्होंने कहा कि इस एक्ट के अंतर्गत जो मद्रास एक्ट 23 ऑफ 1949 इसमें जो इन्होंने जिक्र किया उसमें बोला कि ये पब्लिक सेफ्टी को बनाए रखने के लिए और पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इनके इस जनरल को अभी से इफेक्ट करके बैन किया जाए। और बैन करने के बाद जिस तरह से जब से ये मतलब पब्लिकेशन नहीं चल रहा उस समय से इसको बैन किया जाए। और इसमें ऑर्डर दिया गया फोर्ट के सेंट जॉर्ज गैस्टेड ने इसमें एंट्री और इसके सर्कुलेशन पे, सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन पे मद्रास स्टेट के अंतर्गत या इस कोई भी एक पार्ट में उस न्यूज़पेपर में जिसमें ये क्रॉस रोड की मतलब जिक्र हो, मान लीजिए कहीं एक न्यूज़पेपर में अगर ये कर रहे हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि ये दूसरे न्यूज़पेपर में उसी क्रॉस रोड को डालना शुरू कर दें। इसीलिए ये कहीं पे भी सर्कुलेट नहीं हो सकता बॉम्बे के अंतर्गत जो वीकली पब्लिश होता है खासतौर पे उसमें किसी भी न्यूज़पेपर में। तो ये इन्होंने अपना एक मतलब बैन के लिए अपना बात बताया कि इसके अंतर्गत इसको बंद करना काफ़ी ज़रूरी है। मद्रास स्टेट ऑफ मद्रास ने कहा, इसमें मद्रास ने मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एक्ट जो है, अब देखिए इस थोड़ा सा इसके बारे में बता दें। जो मद्रास मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एक्ट था ये पास हुआ था प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, यहाँ के प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के अंतर्गत, मतलब वहाँ जो असेंबली थी उसके अंदर में सेक्शन 100 ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो कि आपको पता होगा बहुत ही पॉपुलर है। अगर लीगल टर्म्स की बात करें तो ये सारी चीज़ें हम आपको पॉलिटी में पढ़ाएंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 हमारे कंप्लीट कोर्स यूपीएससी का चल रहा है। अगर आपने अभी तक उसको देखा नहीं है तो उसे देखिए आप जाके। अभी तक हम उस पर 3 वीडियो लेके आ चुके हैं और बहुत जल्दी उस पर हम एंशिएंट इंडिया की शुरुआत करने वाले हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, उसमें अभी तक 3 वीडियो देखेंगे, जिसमें आपको पहले में हमने इंट्रो बनाया था कि हम किस तरह से हम सिलेबस को आगे लेके चलेंगे। फिर दूसरे में हमने बताया था कि आपको सिविल सर्विस में क्यों जाना चाहिए। फिर तीसरी वीडियो हमने बनाई थी कि आपको आखिर सिलेबस क्या है, सिलेबस को हमने डिटेल में समझाया था। तो अब हम अगली वीडियो जो उस पर लेके आएंगे वो एंशिएंट इंडिया की शुरुआत करते हैं। उसी तरह जब ये पॉलिटी का सेक्शन स्टार्ट हुआ तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की पूरी डिटेल में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि यूपीएससी 2021 के लिए हम आपको तैयार करेंगे। हमने ऐसी शपथ ली हुई है, तो हम इस शपथ को पूरा करेंगे और हम आपकी तैयारी कंप्लीट कराएंगे। तो आप हमारे मतलब अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या 2021 के लिए खुद की तैयारी करनी चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लेलिस्ट जरूर से देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। अब आते हैं जरा टॉपिक पे। तो इसमें देखिए रमेश थापर, अब देखिए वो स्टेट ऑफ मद्रास ने तो अपनी बात रख दी कि पब्लिक सेफ्टी के लिए बहुत ही जरूरी है, लेकिन इसमें रमेश थापर ने क्या किया? रमेश थापर ने सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट अप्रोच किया। किस आर्टिकल का? आखिर रमेश थापर कैसे डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट चले गए? क्योंकि आपको पता ही होगा कि पहले हाई कोर्ट, फिर जैसे लोग पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाते हैं, फिर हाई कोर्ट जाते हैं, उसके बाद अगर वहां से उनको न्याय नहीं मिलता तो फिर वो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन रमेश थापर ने क्या किया? डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट चले गए। क्यों? किस आर्टिकल का उन्होंने यूज किया? देखिए आर्टिकल 32, आपको पता होगा, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संविधान की आत्मा कहते हैं, कहा गया है इसे। जो अक्सर क्वेश्चन आ जाता है संविधान की आत्मा कौन है, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कौन है? ये कहा था भीमराव अम्बेडकर ने इसे कहा था। क्यों? क्योंकि इस आर्टिकल का प्रयोग करके अगर किसी को लगता है कि उसकी अधिकारों को छीना जा रहा है तो कहीं ना कहीं वो इसका प्रयोग करके
एंट्री ले सकता है और डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपना केस को दाखिल कर सकता है। वही काम इन्होंने किया था। इसमें इन्होंने उसमें भी रिट पिटीशन के अंतर्गत इन्होंने दाखिल किया प्रोहिबिशन और सर्टियोरिटी की बात इन्होंने की। तो इसके बारे में अब हम देखिए, अब आर्टिकल 32 के बारे में हम थोड़ा सा इसमें आपको बता देते हैं। देखिए, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज होता है, फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत ये आता है और ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है। अब आर्टिकल 32 में दो क्लॉज है, क्लॉज 1 और क्लॉज 2। अब देखिए क्लॉज 1 के अंतर्गत क्या क्या आता है। देखिए, जो आर्टिकल 32 उसके बगल में जो ब्रैकेट में 1 या 2 लिखा होता है वो उसको क्लॉज पढ़ते हैं, क्लॉज। तो आर्टिकल 32 क्लॉज 1 में इन्होंने बोला कि द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट बाय अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स कन्फर्ड बाय द पार्ट 3 इज गारंटीड। मतलब किसी को भी अधिकार है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है अगर उसे लगता है कि उसके अधिकारों का हनन हुआ हो, जो कि गारंटी दी गई है संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है पार्ट 3 के अंतर्गत। देखिए, फंडामेंटल है पार्ट 3 में आता है। तो यहाँ आपको एक और इन्फॉर्मेशन मिल गई। तो पार्ट 3 में गारंटी के तौर पे दिया गया है, तो अगर उसको किसी को लगता है तो वो क्लॉज 1 का प्रयोग कर सकता है। और क्लॉज 2 भी होता है इसमें। क्लॉज 2 में क्या है कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट शैल हैव द पावर टू इशू डायरेक्शंस ऑफ ऑर्डर्स और रिट्स including writs in the nature of habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto and certiorari, whichever may be appropriate for the enforcement of any of the rights conferred by part 3। मतलब क्या है, देखिए, सुप्रीम कोर्ट शैल हैव द पावर, मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो इशू कर सकता है डायरेक्शन को या ऑर्डर को, यानी एक डायरेक्शन दे सकता है, दिशा निर्देश कर सकता है, या ऑर्डर दे सकता है ऑर्डर के फॉर्म में, या कोई रिट पिटीशन दे सकता है। इसमें रिट्स में क्या क्या आ जाता है, हैबस कॉर्पस आएगा, मैंडेमस आएगा, प्रोहिबिशन आएगा, क्यू वारंटो आएगा, सर्टियोरिटी आएगा। देखिए, इसके बारे में हम डिटेल में बताएंगे सारे रिट्स के बारे में, और कई टर्म्स आएंगे जो हम लीगल टर्म्स में आपको इसको समझाना शुरू करेंगे, तो इसमें अच्छे से आपको सारी डिटेल पॉलिटी के सेक्शन में हम आपको बताएंगे। यहाँ हम उसको चर्चा नहीं करेंगे कि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो अभी हम फिलहाल केस से ही स्टक एकदम अटैच रहते हैं, जिससे आप समझ पाए केस को। तो इन्होंने आर्टिकल 32 का इस्तेमाल किया और इसमें भी उन्होंने प्रोहिबिशन और सर्टियोरिटी की बात की थी। अब देखिए, ये जो कहा गया जो भी अप्रोप्रिएट किया गया, वो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो इन्फोर्स कर सकता है कोई भी राइट को जो कि पार्ट 3 के अंतर्गत दी गई है। वो सुप्रीम कोर्ट के पास इतना पावर है कि इशू कर सकता है डायरेक्टर ऑर्डर या रिट्स को। तो ये था, इसलिए वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में गए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई कोर्ट नहीं है। और ये इंडिया, खासतौर पे अगर मैं इंडिया की बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई कोर्ट नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट की आप जानते ही, सुप्रीम कोर्ट की अपनी एक गरिमा है, अपना ही एक न्याय दिलाने का अपना एक तरीका है। तो अब देखिए, इसमें अगर आर्गूमेंट्स की बात है, अब देखिए दोनों पक्षों में क्या होता है, आर्गूमेंट हुआ। तो आर्गूमेंट में हम बहुत डिटेल में नहीं, हम आपको बहुत ही संक्षिप्त रूप में बताएंगे। वो हम बताएं ताकि आप कम से कम केस को समझिए और इसे कहीं कोर्ट कर पाइए। तो ये बता देते हैं आपको। देखिए, रमेश थापर ने क्लेम किया कि जो ऑर्डर इशू किया गया स्टेट ऑफ मद्रास के अंतर्गत, जो बोला है, मतलब मद्रास ने जो बोला है कि मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एक्ट 1949 का इसमें जहां पे जिक्र किया है, वो उनके अधिकारों को खत्म करता है। कौन से अधिकारों को? फंडामेंटल राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फंडामेंटल राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को वो कहीं ना कहीं मतलब अंडरमाइन कर देता है, कंट्रावेन कर देता है, जो कि उन्हें दिया गया है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 के सब क्लॉज ए में। देखिए, 19 के अगर बगल में ब्रैकेट में 1 और ब्रैकेट में अगर उसके बगल में ब्रैकेट में ए लिखा हो, तो इसका मतलब इसको पढ़ते कैसे हैं? आर्टिकल 19 क्लॉज 1, इसमें सब क्लॉज ए। अब इसमें क्या है, देखिए, अब आर्टिकल 19 के बारे में थोड़ा सा बता दें। देखिए, आर्टिकल 19 में बताया गया है कि प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर प्रोटेक्शन दिया गया आर्टिकल 19 के अंतर्गत। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच पूछा जा सकता है, आर्टिकल 19 के बाद क्या है ये पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में, एसएससी वगैरह में, तो आप बोल सकते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तो इसमें जो इन्होंने क्लॉज 1 था, उसमें क्या था कि सारे सिटीजन्स का राइट है। कौन से राइट है? सब क्लॉज ए में क्या दिया? टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है कि वो स्पीच दे सकता है, एक्सप्रेशन अपना जिक्र कर सकता है, वो है। फिर दूसरा है टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। मतलब कहीं पे भी इकट्ठा हो सकता है, अपना प्रोटेस्ट कर सकता है पीसफुली, मतलब उसके पास इतनी फ्रीडम है कि वो अपनी बात रखने के लिए कहीं पे इकट्ठा हो सकता है, एक अपनी संख्या दिखाने के लिए कितने लोग नाखुश हैं, लेकिन उसके पास कोई आर्म्स नहीं होने चाहिए, यानी कोई वेपन्स नहीं होने चाहिए। अब सब क्लॉज क्या ठीक है? टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटी। मतलब कोई एसोसिएशन बना सकता है, यूनियन बना सकता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकता है जनता के हित में। और सब क्लॉज डी क्या है? टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब मूव कर सकता है टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर कहीं पे भी। और ई सब क्लॉज क्या है? टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। वो कहीं पे भी जाकर सेटल हो सकता है, किसी भी इंडिया के किसी भी भाग में जाकर सेटल हो सकता है अगर वो इंडिया का सिटीजन है। तो ये सारे सिटीजन के पास पावर है। अब देखिए, एफ जो था, एफ को खत्म कर दिया गया सब क्लॉज को, इसको हटा दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन
अमेंडमेंट के द्वारा, 44th अमेंडमेंट के द्वारा जो 1978 में हुआ था, उस समय इसको हटा दिया गया था। तो इसके जिक्र हम नहीं करेंगे। अब जी की बात करते हैं, सब क्लॉज जी में क्या, टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, यानी कि किसी प्रोफेशन को प्रैक्टिस करना या किसी भी ऑक्यूपेशन को मतलब कैरी करना या ट्रेड और बिजनेस करना, ये सारी चीज़ मतलब वो कर सकता है प्रोफेशन, मतलब इतनी आज़ादी। मतलब क्या है फ्रीडम ऑफ स्पीच में, क्या के अंदर क्या प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच से रिलेटेड दिया है, इसमें क्या मतलब है इसका। देखिए, उसको बोलने की आज़ादी है, उसको वो आसानी से पीसफुली इकट्ठा हो सकता है कहीं, वो एसोसिएशन, यूनियन, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकता है शहर किसी भाग में, वो आराम से जा सकता है, किसी भी शहर में सेटल हो, किसी भी शहर में या किसी भी स्टेट में सेटल हो सकता है और प्रैक्टिस कर सकता है किसी भी ऑक्यूपेशन को, और जो कैरी करता है कि ऑक्यूपेशन, ट्रेड या बिजनेस कोई भी कर सकता है वो। देखिए, इसमें मैं किसी भी स्टेट की बात करूँ तो किसी भी स्टेट की बात हम नहीं करें, क्योंकि देख हर स्टेट के कुछ अपने भी राइट्स होते हैं। जैसे आर्टिकल 370 था, जो कि अब खत्म हो गया, तो अब तो लोग कश्मीर में भी सेटल हो सकते हैं, लेकिन जो पहले 370 था कहीं ना कहीं इसके लिए बैन था। तो 1950 की बात हो रही थी, तो उस समय तो अलग ही नियम बने थे इस चीज़ को लेकर। तो अभी मतलब किसी भाग को, मतलब कि वो भाग जिसमें नॉर्मल कानून, नियम कानून चलते हैं, तो उनकी बातें यहाँ पे हो रही है। अब देखिए, थापर ने इसमें क्या बोला था कि सेक्शन 91A, जो देखिए उनका जो उन्होंने बोला था मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एक्ट, उसी का इन्होंने जिक्र किया। सेक्शन 91A में क्या हुआ है कि वो फंडामेंटल राइट ऑफ स्पीच, मतलब स्पीच और एक्सप्रेशन का कहीं ना कहीं वो फॉलो नहीं करता है इस चीज़ को, और इसीलिए वो आर्टिकल 13 के क्लॉज 1 क्या को मतलब वाइड कर देता है, नल कर देता है, बेकार कर देता है, वो उस चीज़ को खत्म कर देता है कहीं ना कहीं। तो देखिए, इस पर स्टेट ऑफ मद्रास ने क्या आर्गूमेंट दिया। स्टेट ऑफ मद्रास ने बोला कि जो एक्सप्रेशन है पब्लिक सेफ्टी का एक्ट में, उसका मतलब होता है किसी भी प्रोविंस की सिक्योरिटी को मेंटेन करना, किसी प्रोविंस की सिक्योरिटी को देना। तो सिक्योरिटी को मेंटेन करने की बात यहाँ पे होती है। तो उसमें इसीलिए आता है आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के अंतर्गत, क्लॉज 2 के अंदर आता है, जहाँ पे स्टेट को डिफाइन किया गया है, जहाँ पे स्टेट के शब्द को अच्छे से डिफाइन किया गया है। और आर्टिकल 12 में, जिसमें और उसमें उसको भी इंक्लूड किया गया है बाकी सारी चीज़ों के जगहों के साथ। और सुप्रीम गवर्नमेंट और जो लेजिस्लेचर है, हर प्रोविंस का, हर एक और इंडिविजुअल प्रोविंसेस का उसमें है, उसे भी इसमें इंक्लूड किया गया है। क्योंकि उसमें मतलब जो मद्रास ने इस पर बोला, वो ये इसमें हुआ क्या बेसिकली, थापर ने बोला कि कहीं ना कहीं ये हमारा जो है, इसमें जो इन्होंने पब्लिक ऑर्डर एक्ट का जहाँ पे इसने जिन सेक्शन का यूज़ करके हमारे जर्नल को बैन किया है, वो फंडामेंटल राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का कहीं ना कहीं मतलब वायलेशन करता है। और उसमें उन्होंने आर्टिकल 13 क्लॉज 1 का जिक्र किया। अब देखिए, लेकिन इसमें जो स्टेट ऑफ मद्रास, उन्होंने मतलब इसके डिफेंस में क्या आर्ग्यू दिया कि देखिए, पब्लिक सेफ्टी एक्ट जो होता है सिक्योरिटी होता है, मतलब एक प्रोविंस की उनको एक जगह की उनको सिक्योरिटी की जरूरत, सिक्योर रखने के लिए, सिक्योरिटी के लिए बनाए रखना जरूरी है। स्टेट को अगर सिक्योर रखना है तो ये बहुत ही जरूरी है, नहीं तो अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, एनार्की हो सकता है। इसीलिए ये आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के अंदर स्टेट को जहाँ पे अच्छी तरह से डिफाइन किया गया, उसमें आर्टिकल 12 की भी बात की गई है, जहाँ पे बाकी सारी चीज़ों की बात की गई है, वो गवर्नमेंट और लेजिस्लेचर का और सारे प्रोसेस की बात अच्छी तरह से यहाँ की गई है। तो इन्होंने अपनी बात रखा कि हाँ भाई ठीक, वो बोले फ्रीडम ऑफ स्पीच का एक्सप्रेशन का कहीं ना कहीं वायलेशन हो रहा है, तो इन्होंने बोला कि नहीं, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के लिए ज़रूरी है। अब देखिए, स्टेट ऑफ मद्रास जो है, इसमें ये भी कहा कि पिटिशनर को अप्रोच करते हुए सुप्रीम कोर्ट को, कि ये सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट चले आए। फर्स्ट ये मतलब रिलीफ के लिए कि इनको मतलब इनका जनरल जो है वो वीकली जनरल बैन ना हो, इसलिए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आ गए। इन्होंने कहा कि एक ऑर्डरली प्रोसीजर होता है, इसमें पिटिशनर को पहले अप्रोच करना चाहिए हाई कोर्ट में, मतलब उनका ये भी कहा था कि पहले हाई कोर्ट में गए होते ये डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आ गए हैं। मतलब मद्रास, वो बोला कि पहले मद्रास के हाई कोर्ट में को जाना चाहिए था, जो कि ज्यूरिडिक्शन पे इसके संबंध में आर्टिकल 226 के अंदर सुनवाई अच्छे से इस मैटर को कर सकता है। लेकिन ये क्या किया, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आ गए। तो इन्होंने ये भी अपनी बात रखी। तो ये उन दोनों के बीच में आर्गूमेंट चला। अब समझ में आ ही गया होगा आपको किस तरह का इनके बीच में आर्गूमेंट चला था कि पहले इन्होंने, रमेश थापर ने भाई वो अपने उन्होंने बोला कि उनका फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का मतलब नुकसान। और देखिए बेसिकली क्या हुआ, ये बोले फ्रीडम ऑफ स्पीच, मेरा फ्रीडम, मैंने जो बोल रहा था कहीं ना कहीं प्रेस की आवाज़ को दबाने की कोशिश की है, फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात कहीं ना कहीं इंडायरेक्टली कर दी है ये, कि उस समय तो उतना नहीं था ये भाई, अभी तो 10 जस्ट देश आज़ाद हुआ था। तो उस समय इन्होंने बताया कि भाई मतलब कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ इस प्रेस की यहाँ पे इन्होंने जिक्र किया वो इसमें, जबकि अगर उन्होंने स्टेट सिक्योरिटी की बात कर दी कि सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के लिए हमें जरूरी है इसको बैन करना, नहीं तो अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, दंगे हो सकते हैं और भाई लोग, पब्लिक भड़क सकती है। तो उस चीज़ों का जिक्र कर दिया इन्होंने, क्योंकि जनरल में ऐसे कुछ चीज़ें छपती होंगी जो उस समय की सरकार को अच्छी नहीं लगती होगी, क्योंकि बोल रहे थे ना डिफेम करने के लिए और क्रिटिसाइज करने के लिए, उन चीज़ों से रिलेटेड था ये। अब देखिए जजमेंट की बात करते हैं, अब सुप्रीम कोर्ट क्या बोला इस पर। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है, इसमें क्या है, इसमें और क्या क्या चीज़ आती है। फ्रीडम ऑफ प्रोपगेशन ऑफ आइडिया, मतलब
कोई अपने आइडिया को प्रोपोगेट कर सकता है, कोई आइडिया को अपने रख सकता है किसी के सामने, और ये भी कर सकता है कि फ्रीडम जो है इंश्योर की गई है, फ्रीडम ऑफ सर्कुलेशन को भी इसमें रखा गया है। मतलब किसी को अपनी बात को व्यक्त करने का, जब तक वो किसी दूसरे का उससे नुकसान नहीं हो रहा है, अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उससे रोका नहीं जा सकता। ये उसके फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन के अंतर्गत ही आता है। इसे ये भी ऑब्जर्व किया गया कि देखिए, लिबर्टी, आज़ादी दे देना सर्कुलेशन का, वो बहुत ही इसेंशियल पार्ट है। अगर हम फ्रीडम की बात करें, खास तौर पे अगर पब्लिकेशन, किसी पब्लिकेशन की अगर हम आज़ादी की बात करें, जैसे खासतौर पर प्रेस वगैरह की बात करें या कोई बुक की बात करें, तो पब्लिकेशन सबसे पहले उसको जो है सर्कुलेशन के लिए उसको सबसे पहली ज़रूरत उसकी है कि उसे लिबर्टी दी जाए। और जो पब्लिकेशन होगा वो भले उसको उतना, मतलब उसको लिटिल वैल्यू करना ठीक नहीं होगा। इन्होंने ये बोला कि जरूरी इसको लिया जाए, बिना सर्कुलेशन के पब्लिकेशन की कोई वैल्यू नहीं रह जाती। अगर हम कोई बुक छाप रहे हैं या कोई हम न्यूज़पेपर लिख रहे हैं, उसको हम जनता तक पहुंचा ही नहीं रहे हैं, तो उसका मतलब क्या रह गया? फिर अगले दिन कोई नई न्यूज़ आ जाएगी या कुछ और इशू हो जाएगा। तो हमको अपनी बात रखने के लिए जरूरी है कि भाई हम उसको अपडेट करते रहें और हम लोगों तक ले जाते रहे। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना था। इसमें ये भी कहा गया कि इसमें ऐसा भी ऑब्जर्व किया गया कि जो गवर्नमेंट का मद्रास है वो वायलेशन करती है पेटिशनर के फंडामेंटल राइट का। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हाँ, वायलेशन हो रहा है यहाँ पे। देखिए, उस समय कांग्रेस की सरकार थी और इनडायरेक्टली स्टेट ऑफ मद्रास में कांग्रेस के ऊपर ही डिफेम का इन्होंने चार्ज लगा के उनको बैन करने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट में फैसला रमेश थापर के पक्ष में दिया। और उन्होंने ये भी कहा, ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि गवर्नमेंट ऑफ मद्रास जो होती है वो वायलेट करती रहती है पेटिशनर के फंडामेंटल राइट को आर्टिकल 19 क्लॉज 1 के सब क्लॉज ए में, जिसमें कहा गया राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब इसमें क्या हुआ, सेक्शन 9(1)(a) का इसमें जिक्र किया कि जो मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एक्ट था वो सेव होता है एक्सेप्शन में, जबकि क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 19 में जैसा मेंशन किया गया वो सेव है पब्लिक सिक्योरिटी का। उसमें क्या है, असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म। मतलब ये अपना काम पीसफुली कर रहे थे, कोई हथियारों का यूज़ नहीं कर रहे थे कि कोई ज़बरदस्ती की मेरा तुम खरीद लो या मतलब मेरा आर्टिकल तुम पढ़ो ही पढ़ो। ये अपना बात रख रहे थे और अपनी बात को बहुत ही अच्छे तरीके से रख रहे थे। इसीलिए इन्होंने जिक्र किया कि ये जो पब्लिक सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात करी वो मायने नहीं रखती, क्योंकि ये क्लॉज 2 के अंतर्गत आ जाती है, जिसमें वो आप असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। तो यहाँ पीसफुली हर चीज़ काम चला तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट की अगर हम बात करें तो वो बहुत ही रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है कि किसी को मतलब रोकने के लिए, बहुत ही रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए सबसे मतलब रीजनेबल है। आर्टिकल 19 के क्लॉज 2 की हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की, हालांकि जो वर्ड यूज़ किया गया है 9 ऑफ द एक्ट में वो पब्लिक सेफ्टी का और पब्लिक ऑर्डर की जो बात की गई है वो मतलब सेक्शन 9 उसमें दिया गया 9 ऑफ द एक्ट में वो पब्लिक सेफ्टी और पब्लिक ऑर्डर की है। तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट जो है वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्रिएट करती है 19 सेक्शन 1 में। वो ऑलरेडी सेक्शन 2 में दी गई, जो फ्रीडम ऑफ असेंबल था वो कहीं ना कहीं कि वो असेंबल होता है विदाउट आर्म्स, तो मतलब वो ऑलरेडी दी गई है वहाँ पे। अब देखिए, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की जो फंडामेंटल राइट की बात की गई वो आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 में दी गई है कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन को जगह दी गई है, बहुत ही अलग कैटेगरी में इसमें जगह दी गई है कि अगर कोई ऑफेंस होता है पब्लिक ऑर्डर में जिसका एम ये होता है कि वो सिक्योरिटी इस स्टेट को अगर करता है, तो उसमें अलग से आर्टिकल 19 के सेक्शन 1 में इसकी जगह अलग से कैटेगरी दी गई है। देखिए, इस तरह के ऑफेंसेस को रोकने के लिए जो सोल जुरिडिक्शन जस्टिफिकेशन की अगर हम बात करें, जो भी लेजिस्लेटिव जो होता है जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को आपस में कनेक्ट करता है, उसके प्रिवेंशन के लिए इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत है। और दूसरे शब्दों में कहें तो कोई भी चीज़ जेंडर नहीं, मतलब डेंजरस नहीं हो सकती, ऐसी कोई भी चीज़ डेंजरस नहीं हो सकती अगर किसी स्टेट की फाउंडेशन की हम बात कर रहे हैं और हम इस तरह के फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को अगर हम अंडरमाइन कर रहे हैं। मतलब अगर हम किसी के फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को रोक रहे हैं तो इससे बड़ी डेंजर की चीज़, खतरे की चीज़ कोई और नहीं हो सकती। जो मद्रास सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट की बात है, इससे बड़ा डेंजर कोई नहीं है। अगर हम किसी की बात को दबाने की कोशिश करें तो उससे बड़ा तो डेंजर कोई हो ही नहीं सकता। तो मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर सेफ्टी की बात गई कहाँ? वो तो नीचे हो गई, फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन ऊपर हुआ, तो ये बात हो गई। तो ये इन्होंने इसमें अच्छी तरह अपना आर्गूमेंट इस तरह से रखा। अब इन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जब तक लॉ जो है किसी के फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को वायलेट नहीं करता है डायरेक्टली, और ये सिक्योरिटी ऑफ स्टेट को डायरेक्ट नहीं मतलब वो करता है, तब तक उस लॉ को लगाया नहीं जा सकता किसी के ऊपर, जो कि रिजर्व किया गया क्लॉज 2 आर्टिकल 19 के क्लॉज 2 में दिया गया है। अब सेक्शन 9(1)(a) में जिसमें अथॉरिटी दी गई है कि रिस्ट्रिक्शन को इम्पोज किया जा सकता है किसी के ऊपर, उसका सीधा मतलब है पब्लिक सेफ्टी को सिक्योर करना और मेंटेनेंस और पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए, जो कि क्लॉज 2 के बाहर आती है। मतलब क्लॉज 2 में 19 के क्लॉज 2 में अच्छे से दिया गया है कि फ्रीडम टू असेंबल विदाउट आर्म्स और फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली, तो वो उसके बाहर अगर आती है तो वहाँ सिक्योरिटी ऑफ स्टेट की बात आती है, लेकिन यहाँ ऐसे कोई केस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो ये ऑर्डर था वो
उनके एंट्री और सर्कुलेशन पे ही रोक लगा दी गई पिटिशनर के जनरल के, ऐसे ये इस पर भी मतलब स्टेट ऑफ मद्रास को फटकार लगाई। अब इसमें ये पिटिशनर ने ये भी अप्रोच किया सुप्रीम कोर्ट को, मतलब इस डैट अब जो बात हुई थी कि जो मद्रास ने कहा कि इनको आना चाहिए था पहले मद्रास हाई कोर्ट में, फिर ये, लेकिन डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आ गए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए जो पिटिशनर ने अप्रोच किया सुप्रीम कोर्ट में, जो पहला ये ऐसा फर्स्ट इंस्टेंस में जो डायरेक्ट आ गई है, कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 32 ये प्रोवाइड करता है गारंटी रेमेडी करने का, जो बता राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कि वो कोई भी राइट जो होता है जो कि उस पर इन्फोर्स किया जाता है अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें फंडामेंटल राइट आता है, और ये रेमेडी जो रेमेडियल राइट जो होता है जिसमें उसको कहीं ना कहीं एक उपचार मिलता है, वो खुद ही फंडामेंटल राइट के अंदर इंक्लूड किया जाता है पार्ट 3 में। पार्ट 3 के अंदर उसको इंक्लूड किया, इसलिए सुप्रीम कोर्ट जो है प्रोटेक्टर है और गारंटर है फंडामेंटल राइट का। ये फंडामेंटल राइट जहां भी वायलेट होगा सुप्रीम कोर्ट में कोई भी डायरेक्टली आ सकता है, कहीं ना कहीं मद्रास हाई कोर्ट को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और ये भी कहा कि ये अगर कहा नहीं जा सकता उसको कि वो इस कोर्ट में चला जाए या उस कोर्ट में चला जाए, अगर उसे लग रहा है कि उसके साथ फंडामेंटल राइट को नुकसान हुआ है या फंडामेंटल राइट उसकी हानि, मतलब कहीं ना कहीं हनन हुआ है उसके मौलिक अधिकारों का, तो कहीं ना कहीं वो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट वो आ सकता है। तो ये बात हुई। अब देखिए जजमेंट का इंपॉर्टेंस क्या रहा। देखिए ये हिस्ट्री का मतलब बहुत ही मतलब फाइन, अब बढ़िया ये जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन की बात की गई थी, अच्छे से रखी गई, बहुत अच्छे तरीके से। क्योंकि देखिए ये माना गया है कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है, ये क्या है, फाउंडेशन है किसकी, सारे डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन की। जैसे मान लीजिए कोई प्रेस मीडिया ये सब है, तो इस सब की अगर अपनी बात को व्यक्त अच्छे तरह से करना, फ्रीडम ऑफ स्पीच इन लोगों को होना चाहिए, तो इसलिए ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट था। और कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया था कि फ्री और पॉलिटिकल डिस्कशन के लिए भी जरूरी है। अगर पॉलिटिकल डिस्कशन अगर हमको अपनी बात रखनी है जनता के सामने कि भाई आप हमें वोट दीजिए क्योंकि हमें ये काम करना है, आपकी सरकार ने ये काम नहीं किया, लेकिन अगर हम अगले को दबा के हम सोचे कि हम जीतने की कोशिश करते, तो डेमोक्रेसी में ये चीज़ नहीं चलती है। तो कहीं ना कहीं इसी का जिक्र हुआ यहाँ पे। अब देखिए ये भी इसमें ये भी कहा गया कि प्रेस को आज़ादी देना ये बहुत इसेंशियल पार्ट है। अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन की बात करें 19 के 1 क्लॉज 1 के अंतर्गत, क्लॉज ए के अंतर्गत, क्लॉज ए के सब क्लॉज ए के अंतर्गत इसमें यह भी कहा गया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है ये बहुत ही वैल्यूएबल है और गारंटी देता है सिटीजन्स को, कॉन्स्टिट्यूशन को। और ये मतलब कोर्ट को इस पर जलने की जरूरत नहीं है कि अगर कोई डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आ जा रहा है तो इस पर कोर्ट को बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है। इस जजमेंट में भी कोर्ट किया गया, इस जजमेंट को बार बार कोर्ट किया गया सुप्रीम कोर्ट में, यहां तक कि श्रेया सिंघल केस में भी इसको नोट किया गया, जो कि सेक्शन 66A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT एक्ट में था। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा होता है कि जब कोई जजमेंट पास होता है तो उस जजमेंट का कहीं ना कहीं हर जगह कोर्ट किया जाता है। उस जजमेंट को कोर्ट का मतलब क्या होता है, अगर हम किसी को लगता है कि उसके अधिकारों का हानि हुआ है, वो सुप्रीम कोर्ट गया या किसी भी कोर्ट में गया और वहां से उसको राहत मिल गई उस चीज को लेकर, तो अगर दूसरा मान लीजिए 1950 में ये केस हुआ, अब 1952 या 53, जैसे अब ये 1953, 54, 55 में अगर दूसरा केस हो गया, अगर वहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन की बात है और कहीं ना कहीं प्रेस या मीडिया से रिलेटेड चीजों की बात है, तो ये रमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास की बात की जा सकती है, उसका जिक्र किया जा सकता है। इससे कई चीजें अमेंडमेंट भी होती है, जो संशोधन होता है हमारे कानून में, इसी चीज से रिलेटेड होता है। हम आगे और भी जजमेंट्स पर आएंगे जहां आप डिटेल में इस चीज को समझेंगे। देखिए इस जजमेंट से हमारी कौन कौन सी चीजें क्लियर हुई, हम आपको ये जरा एक बार बता दें। देखिए इस जजमेंट से हम अगर बात करें अपने लिए, तो सबसे बड़ी चीज़ अगर हम मानते हैं कि जो हमारी इस जजमेंट से हमारी क्लियर हुई है, वो ये है कि देखिए फ्रीडम ऑफ प्रेस को अच्छे से मेंशन नहीं किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। फ्रीडम ऑफ प्रेस को कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छे से मेंशन नहीं किया गया, अभी भी मेंशन नहीं किया गया फ्रीडम ऑफ प्रेस को। और हालांकि क्या हम कह सकते हैं कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का पार्ट है, क्या ये उसके अंतर्गत आता है? तो बात है हाँ, राइट टू फ्रीडम की बात हो रही है, आज़ादी की बात हो रही, फ्रीडम ऑफ प्रेस भी उसके अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि अपनी बात रखने का हक तो सभी को है। तो जो ये रमेश थापर का केस था, वो इधर फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का पहला केस था, इस तरह का पहला केस था, जिस तरह अपने तरह का एक नया केस था ये फ्रीडम ऑफ प्रेस को लेके, और इसने एक नई तरह की केस बात सामने रखी। इस जजमेंट को बार बार कोर्ट किया गया है, जैसे हमने पहले ही बताया आपको, इसीलिए कोर्ट किया जाता है ताकि अपनी बात को रखा जा सके। अभी देखिए इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, अब आपको इसके इम्पैक्ट के बारे में बताते हैं, आखिर इम्पैक्ट क्या पड़ा इसका। देखिए रमेश थापर जो केस था वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी था। तो देखिए पहला अमेंडमेंट जो किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत, जो कि इफेक्ट इस जजमेंट का इफेक्ट आया, उससे क्या हुआ कि पहला अमेंडमेंट जो हुआ वो हुआ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया गया आर्टिकल 19 के अंतर्गत। उसमें क्या था, देखिए आर्टिकल 19 में के कॉन्स्टिट्यूशन में क्लॉज 2 में था, क्या क्लॉज था, देखिए क्लॉज को क्या एक बार पढ़ के सुनाते, फिर हम उसको अच्छे से हिंदी में समझाते हैं। देखिए इसमें कहा गया था नथिंग इन सब क्लॉज ए मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑफ क्लॉज 1 यानी क्लॉज 1 आर्टिकल 19
shall affect the operation of any existing law or prevent the state from making any law। मतलब वो अफेक्ट कोई भी ऐसी चीज नहीं जो क्लॉज ए के अंतर्गत आती है और क्लॉज 1 के अंतर्गत क्लॉज 1 के सब क्लॉज ए में आती है, वो ऑपरेशन को किसी लॉ को जारी होने से नहीं रोक सकती, किसी स्टेट को द्वारा कोई लॉ बनाने से नहीं रोक सकती। In so far as such law imposes reasonable restriction on the exercise of right conferred by the said subclause in the state of security of the state, friendly relation with foreign state, public order, decency or morality, or in relation to contempt of court, defamation or incitement to any offense। मतलब क्या है, देखिए कोई भी सब क्लॉज ए की, अगर क्लॉज 1 के सब क्लॉज ए में कोई भी चीज़ ऐसी है जो नहीं, मतलब वो ऑपरेशन का इफेक्ट, अगर किसी भी लॉ की हम बात करें कि अगर कोई भी चीज़ जो क्लॉज 1 के सब क्लॉज ए में आती हो, वो ऑपरेशन को इफेक्ट नहीं कर सकती जो कि लॉ पहले से है, और प्रिवेंट करे स्टेट को कि कोई भी स्टेट जो है रोके बनाए से उसको कि वो कोई लॉ बना सकती है इस चीज़ को लेके, जो कि लॉ इम्पोज किया गया रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के साथ, जो कि राइट को, किसी के अधिकारों की बात अगर की जाती है सब क्लॉज में, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट की बात करें, चाहे हम फ्रेंडली रिलेशन में फॉरेन स्टेट्स के साथ जो हमारे फ्रेंडली रिलेशन बनते हैं उनकी बात करें, चाहे हम पब्लिक ऑर्डर की बात करें या डिसेंसी की बात करें या मोरालिटी की, या हम रिलेशन की बात करें, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन और इंसाइटमेंट की बात करें किसी भी ऑफेंस में। मतलब ये जो था ये पहले का था, अब इसमें जो अमेंडमेंट किया गया उसमें क्या डाला गया, देखिए नो लॉ इन फोर्स ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया इमीडिएटली बिफोर, देखिए थोड़ा सा ऐड किया गया इसमें, इमीडिएटली बिफोर द कमिटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज कंसिस्टेड विद द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज अमेंडेड बाय सब सेक्शन 1 ऑफ दिस सेक्शन will be deemed to be wide or over to have become wide or on the ground only that being a law which takes away or breach the right conferred by the subclause A of clause 1 of the said article, its operation was not saved by the clause 2 of that article as originally enacted। मतलब क्या है, कोई भी लॉ जो है जो ट्रेटी के अंदर फोर्स किया गया है, फोर्स, देखिए लॉ को उस लॉ को टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर फोर्स नहीं किया जाता, जो कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को जारी किया गया, देश में संविधान को लागू किया गया, उसके जस्ट पहले वो आया हो उसको लागू नहीं किया जाता, और वो कंसिस्टेंट आर्टिकल 19 के द्वारा जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंड किया गया सब सेक्शन 1 का ऑफ इस सेक्शन में वो वाइड के उसे खाली करार दिया जाए, या ओवर टू हैव बिकम वाइड, या उसको एकदम मतलब उस पर बल दिया जाए उसे खाली करने के लिए, उसे नल करार देने के लिए, या उस ग्राउंड पे कि कोई भी लॉ जो है वो किसी का भी राइट ले सकता है क्लॉज ए का, वैसे लॉ को टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंतर्गत फॉलो नहीं किया जा सकता है जो कि किसी का अधिकारों को का छीन लेता है, जो कि क्लॉज ए में, सब क्लॉज ए में दिया गया क्लॉज 1 के जो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात की गई है, ऐसा इस आर्टिकल में कहा गया है। यह ऑपरेशन जो है नहीं सेव करता है क्लॉज 2 को ऑफ दैट और आर्टिकल एज ओरिजिनली इनेक्टेड। देखिए क्लॉज 2 की बात जो की गई थी मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक सेफ्टी और पब्लिक सिक्योरिटी ऑफ स्टेट एंड पब्लिक ऑर्डर की जो बात की गई थी क्लॉज 2 में, उसको कहीं ना कहीं वायलेट नहीं करता, क्योंकि क्लॉज 1 का जो पार्ट जो दिया गया है फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन कि क्लॉज 1 के सब क्लॉज बी में जो दिया गया है फ्रीडम ऑफ आर्म्स की बात की गई है, और फ्रीडम ऑफ असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स की जो यहाँ पे चर्चा की गई है, कहीं ना कहीं ये क्लॉज 2 की जो बात करें, जो इसमें स्टेट सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात होती है, वो तब आती है जब आर्म्स उसमें इंक्लूड होता है, कहीं ना कहीं तब पब्लिक सेफ्टी की बात आती है, जहां पे वायलेंस की बात आती है। यहाँ कोई वायलेंस नहीं है, यहाँ पे असेंबल पीसफुली है, आप एक जगह पीसफुली इकट्ठा हो सके, अपनी बात रख सकते हैं, अपनी संख्या दिखा सकते हैं, जनता को सरकार को समझा सकते हैं कि आपके साथ क्या गलत हो रहा है या हुआ है, और उस हिसाब से आप आगे का जजमेंट मतलब ले सकते हैं, उस हिसाब से आगे अपनी बात रख के आप अपने हिस्से की आज़ादी, अपने हिस्से का लॉ फॉलो करवा सकते हैं, ये इसमें कहा गया। अगर दूसरे शब्द में कहा गया तो जो इसमें संशोधन किया गया वो थोड़ा सा प्रोटेक्शन दे देता है, जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, जो पहले का कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ था जो कि कंसिस्टेंट है आर्टिकल 19 के अंदर, ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल की बात क्यों कर रहा है। देखिए इसमें हमने जिक्र किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, क्योंकि पहले से था, 1935 आजादी से पहले से था, इसीलिए इसका जिक्र इसमें अच्छे से हुआ है, क्योंकि ये जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात की गई वो कंसिस्टेंट था आर्टिकल 19 के अंतर्गत, तो आर्टिकल 19 वहीं से चला आ रहा था, कहीं ना कहीं फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम की बात की गई थी, तो कहीं ना कहीं जिक्र था उसका, इसलिए प्री कॉन्स्टिट्यूशनल की बात, लॉ की बात की गई है, और उस हिसाब से उसको लिमिटेड करके आर्टिकल 19 में संशोधन किया गया। ये था पूरा केस आपको समझ में आ गया होगा।
क्या बात थी, अगर कम शब्दों में बताएं तो जो रमेश थापर थे उनके साथ को लगा कि उनके वीकली जर्नल को बैन किया गया। फिर वो चले गए सुप्रीम कोर्ट में, स्टेट ऑफ मद्रास के खिलाफ बात की। स्टेट ऑफ मद्रास ने कहा मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एक्ट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो 1949 की बात की, क्योंकि कमेंसमेंट जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का हुआ तो वो 1950 में हुआ था। तो वो कहीं ना कहीं वो उसकी बात की, क्योंकि जब 26 जनवरी से बड़ी गणतंत्र दिवस जब से हम लोग मनाते हैं, तब से कहीं ना कहीं आज़ादी की शुरुआत, सारे लॉ और सारे संविधान को लागू किया गया था पूरे देश भर में। तो उस समय से लेके मतलब जहाँ जिस तरह 1949 की यहाँ बात चल रही थी, तो कहीं ना कहीं जो उन्होंने कहा कि ये स्टेट ऑफ मद्रास ने अपनी बात रखी कि सिक्योरिटी के लिए इस प्रेस को बैन करना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास सरकार को फटकार लगाई इस चीज़ में और बात रखी कि नहीं, ये फ्रीडम ऑफ प्रेस को देना आपको बहुत ही ज़रूरी है। अगर किसी भी जो भी डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन देना जरूरी है। वो हर चीज़ को फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन देना जरूरी है, जो कि असेंबल पीसफुली आराम से शांति से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और किसी भी आर्म्स का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। ये सारा केस था। कैसा लगा हमें वीडियो में, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके कीजिएगा, कमेंट में हमें बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ये हमारी एक नए तरीके की एक एक्सपेरिमेंट था। आप बताइएगा कि आपको जजमेंट कैसा लगा, और जजमेंट अगर आप चाहते हैं, किस चीज़ पे जजमेंट आप चाहते हैं अगला, जिसको आप समझना चाहते हैं अच्छे से, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम आपको बताएंगे। कोई गलती हो गई तो मैं माफ़ कीजिएगा। अगर कोई आपको लगा हो कि इसमें हमने कोई पार्ट गलत बोला है या ऐसा कुछ है, आपको जो लगता है, क्योंकि हमने अपने हिसाब से पूरी कोशिश किया है कि इसमें कोई भी समझाने में आपको गलती ना करें, लेकिन अगर आपको लगता है कहीं ना कहीं हमने कोई गलती की है तो आप हमें ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आप किस जजमेंट पे ऊपर आप अगली वीडियो चाहते हैं आप हमें कमेंट करिए। वैसे हम अगली जजमेंट फिर हम लेके आएंगे। हम हर दूसरे या तीसरे दिन अपनी नई वीडियो जजमेंट की लोड करेंगे, जिसमें हम आपको बताते रहेंगे, या कभी कभी डेली वीडियो अपलोड करेंगे। जिस हिसाब से टाइम का इशू होता है उस हिसाब से हम आपको वीडियो अपलोड करते रहेंगे। हमारे साथ चैनल पर बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और हमारे साथ अभी तक बने रहने के लिए धन्यवाद।